हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। लास्ट लेक्चर हमने लेक्चर नंबर 8 डिस्कस किया था, जिसमें हमने कुछ आइसोटॉप्स के बारे में बात की थी। आइसोटॉप्स के बाद अलावा हमने परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में बात की थी, और हमने एक दो मॉलिक्यूल्स देखे थे, और उसमें प्रेजेंट पर ईच एलिमेंट का हमने क्या निकाला था, परसेंटेज निकाला था। ठीक है, और उसी को हमने परसेंटेज कंपोजिशन बोला था, और आइसोटॉप्स पे एक दो क्वेश्चन किए थे, और मैं उम्मीद करता हूँ बेटा वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज लेक्चर नंबर 9 है, और लेक्चर नंबर 9 में हम डिस्कस करने वाले हैं एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकेप करवा देता हूँ, पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, लेक्चर नंबर 8 में हमने डिस्कस किया सबसे पहले आइसोटॉप्स के बारे में। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए। एवरेज एटॉमिक मास के बारे में बात की, मोलर मास ऑफ मिक्सचर के बारे में बात करी, ये क्वेश्चन किया और ये क्वेश्चन किया था, और फिर हमने परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में बात की थी। ठीक है, और इस पे कुछ क्वेश्चंस करके फिर हमने ये लास्ट क्वेश्चन ये किया था। और अब आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 9 की। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 9 में हम जो हमारा टॉपिक है वो है एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला। अब सबसे पहले बात तो ये आती है कि एम्पेरिकल फार्मूला होता क्या है। तो देखो बच्चों, हमारे पास में कोई भी मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का मॉलिकुलर फार्मूला होता है, उसमें एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो उन एटम जो भी एटम प्रेजेंट होते हैं, अगर उन एटम्स का हम सिंपलेस्ट रेशियो प्रेजेंट कर दें, यानी किसी भी मॉलिकुलर फार्मूला में एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो अगर हम रिप्रेजेंट कर दें, तो वो क्या कहलाता है, एम्पेरिकल फार्मूला कहलाता है। तो देखो, एम्पेरिकल फार्मूला का मतलब क्या होता है, दिस इज द फार्मूला, in this formula elements are present in their simplest ratio, in their simplest ratio is called empirical formula। इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल है हमारे पास में C6H12 है O6। एग्जांपल क्या है, C6H12 O6। यदि मैं इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो की बात करूं, तो 6:12:6 है। और इस रेशियो को यदि मैं सिंपलेस्ट कन्वर्ट करता हूँ या सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1, ये रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी जो ये सिंपलेस्ट रेशियो है, इस सिंपलेस्ट रेशियो से जो फॉर्मूला बनेगा, कार्बन कितना हो गया 1, हाइड्रोजन कितने हो गए 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 1, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास में CH2। ये क्या हो गया, CH2। तो किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम्स को सिंपल रेशियो में रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला कहलाएगा। तो ये है हमारे पास में एम्पेरिकल फार्मूला। समझ में आई बेटा। तो हम बात कर रहे हैं एम्पेरिकल फार्मूला की, और एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल में उसमें प्रेजेंट एटम्स को सिंपल रेशियो में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला कहलाएगा। या ऐसे बोल सकते हैं, वो फार्मूला जिसमें एटम्स सिंपलेस्ट रेशियो में प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला कहलाएगा। समझ में आई बात। हाँ, तो आगे चले। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में मॉलिकुलर फार्मूला। मॉलिकुलर फार्मूला वो होगा जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें एटम्स अपने एक्चुअल नंबर में प्रेजेंट होंगे, एटम अपने एक्चुअल नंबर में प्रेजेंट होंगे। तो देखो, एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन दियर एक्चुअल नंबर। जैसे एग्जांपल है हमारे पास में C6H12 O6। यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखें तो 6:12:6 है, और इसी रेशियो में इनमें एटम प्रेजेंट है। तो ये हमारे को गिवन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला जो है ये कहलाएगा मॉलिकुलर फॉर्मूला। यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 6:12:6 में प्रेजेंट है, तो इन्हीं नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला फॉर्मूला क्या कहलाएगा, मॉलिकुलर फॉर्मूला कहलाएगा। और यदि इसको सिंपलेस्ट रेशियो में रिप्रेजेंट करें हम, तो वो क्या कहलाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला कहलाएगा। समझ में आई बात। तो आप लोगों को एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला में डिफरेंस पता चल गया होगा बेटा। जो एटम्स के सिंपलेस्ट रेशियो को रिप्रेजेंट करे वो एम्पेरिकल फार्मूला, और जो एटम्स के एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट करे वो मॉलिकुलर फार्मूला। समझ में आई। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बेटा आप समझ पा रहे होंगे, है ना। तो आगे चलें। देखो, यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ है अपने पास में। पॉइंट में ये है, इन ए कंपाउंड elements are always present in ratio of
दियर नंबर्स और मोल्स। इसका मतलब क्या है, कोई भी कंपाउंड यदि हमें गिवन है तो उसमें कोई भी एटम प्रेजेंट होगा तो वो या तो एटम्स के नंबर्स के रेशियो में प्रेजेंट होगा या वो उसके मोल्स के रेशियो में प्रेजेंट होगा। कैसे, एक एक करके बात करते हैं। देखो मेरे पास में एक एग्जांपल है CH4। यदि CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो लूं मैं, तो कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो है 1:4। अब यहाँ देखो, मैंने कार्बन के मोल कंसीडर कर लिए, कार्बन के मोल कंसीडर करिए NS और हाइड्रोजन के मोल कंसीडर करे NH। कार्बन के मोल कंसीडर क्या किए बेटा, NC, सॉरी, कार्बन के मोल कंसीडर किए NC और हाइड्रोजन के मोल कंसीडर करे NH। ठीक है, अब यहाँ पर यदि इनके मोल्स का रेशियो देखें, इनके मोल्स का रेशियो देखें तो वो क्या है, NC रेशियो NH। ऐसे ही यदि मैं इनके एटम्स की बात करूं तो हमारे पास में मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na होता है। तो नंबर ऑफ एटम्स की बात करूं तो n कार्बन की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, n कार्बन इंटू Na। और ऐसे ही n हाइड्रोजन की बात करूं, n हाइड्रोजन की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, n हाइड्रोजन अपॉन Na। तो n हाइड्रोजन आ गया हमारे पास में, n हाइड्रोजन, n हाइड्रोजन, n हाइड्रोजन हो गया हमारे पास में n हाइड्रोजन इंटू Na, यानी हाइड्रोजन के मोल इंटू एवोगाद्रो नंबर। अब देखो बेटा, यदि मैं इनके एटम्स का रेशियो लूं n कार्बन और n हाइड्रोजन तो वो क्या हो जाएगा, n कार्बन इंटू Na रेशियो n हाइड्रोजन इंटू Na। तो Na से Na कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हमें एटम्स का रेशियो क्या मिला, Nc अपॉन NH। और यहाँ पर स्टार्टिंग में मोल्स का रेशियो क्या था, NC रेशियो NH, NC रेशियो NH या NC रेशियो NH। तो ये स्टेटमेंट यही कहना चाह रहा है कि कोई भी कंपाउंड हो उसमें यदि कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो या तो उस एलिमेंट्स के मोल्स के रेशियो में रिप्रेजेंट कर दो इसको, या उसके नंबर ऑफ एटम्स के रेशियो में रिप्रेजेंट कर दो, क्योंकि दोनों के दोनों सेम ही चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ देखो, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो देखें तो यही आया, नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो देखा तो भी यही आया। तो ये जो अपने पास में जो स्टेटमेंट है वो यही बताता है कि कोई भी कंपाउंड है उसमें उसमें उपस्थित एलिमेंट्स को या तो उसके मोल्स में रिप्रेजेंट कर दो, मोल्स के रेशियो में रिप्रेजेंट कर दो, या उसको नंबर ऑफ एटम्स के रेशियो में रिप्रेजेंट कर दो, दोनों सेम ही बात है। समझ में आई बेटा? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, देखो आगे चले। यहाँ पर कुछ चीजें अपने को ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, देखो मैं कुछ टर्मिनोलॉजी लिख रहा हूँ। एम्पेरिकल फॉर्मूला है, एम्पेरिकल फॉर्मूला, इसको हम लिखेंगे EF। ऐसे ही एम्पेरिकल फॉर्मूला है तो उसका मास भी होगा, तो हम उसको बोलेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो हम इसको लिखेंगे EFM। ऐसे ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको हम लिखेंगे MF। ऐसे ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास होगा तो हम इसको लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, तो हम इसको लिखेंगे MM। ये टर्मिनोलॉजी अपने को ध्यान में रखनी है बेटा, ठीक है, क्योंकि हम शॉर्ट वर्ड यूज करने वाले हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एक एग्जांपल है हमारे पास में C6H12O6। यदि मैं इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स का रेशियो देखूं तो वो है 6:12:6। ये रेशियो है इसमें, है ना। अगर मैं इसका सिंपल रेशियो देखता हूं तो वो है हमारे पास में 1:2:1। और इस सिंपल रेशियो से जो फॉर्मूला बनेगा उसको हम बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो वो क्या बना, CH2O। तो ये है हमारे पास में एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो इस एम्पेरिकल फॉर्मूला का भी कुछ ना कुछ तो मास होगा, तो वो कितना होगा, देखो 12, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो ये आ गया हमारे पास में 30। तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला ये है। एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास जो होगा उसको हम बोलेंगे EFM, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास।
समझ में आई बेटा? अब देखो, यदि इसको सिंपलेस्ट रेशियो में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एम्पेरिकल फॉर्मूला, और एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। यदि एक्चुअल नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो मास होगा वो कहलाता है हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास। और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा? 180। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 180। तो 180 है हमारे पास में मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का। ग्लूकोज का कितना है? 180। अब देखो, इस 30 को मैं एक किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास में 180 आ जाएगा। और वो नंबर कौन होगा? जिस नंबर को हमने, जिस एक्चुअल नंबर को सिंपलेस्ट रेशियो में जिस नंबर से कन्वर्ट किया है, वो नंबर होगा हमारे पास में। तो यहाँ ध्यान देना बेटा, ये अभी क्वेश्चन करेंगे तब आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से हम दो फॉर्मूला जनरेट करने वाले हैं। यदि एम्पेरिकल फॉर्मूला मास को मैं किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास मिल जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज इक्वल टू x इंटू EFM, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बेटा, अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और देखो, एम्पेरिकल फॉर्मूला को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो नंबर कौन सा होगा? वो नंबर वो होगा जो एक्चुअल नंबर को सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना बेटा, जो हमारे पास में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो कब मिलेगा? जब उसी नंबर को हम एम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर दें। उसी नंबर को हम एम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर दें। तो मोटी मोटी बात हम ये बोल सकते हैं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला जो 30, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास जो 30 है, उसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या मिल जाएगा मेरे को? 180। ऐसे ही एम्पेरिकल फॉर्मूला जो मेरे पास में है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। और ये 6 कहाँ से आया है? जिस नंबर से हमने इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट किया है। अब देखो, इसमें 6 का भाग दिया तब ये इस रेशियो में कन्वर्ट हुआ है। तो ये दो फॉर्मूले हैं बेटा, इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए, एम्पेरिकल फॉर्मूला को यदि एक फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला को यदि फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? और यदि एम्पेरिकल फॉर्मूला मास को एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो नंबर कहाँ से आएगा? वो नंबर आएगा इस सिंपलेस्ट रेशियो से। समझ में आई बात? मैं उम्मीद कर रहा हूँ बेटा आपको ये समझ में आ रही होंगी चीजें। ठीक है, आगे चलें। अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास में एक, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है सबसे पहले उसकी बात करते हैं। इन ए कंपाउंड 92.3% कार्बन and 7.7% hydrogen present, then find empirical formula and molecular formula of compound if molecular mass is 78 AMU, if molecular mass is 78 AMU। अब ध्यान देना बेटा, एक चीज और बता दूं मैं आपको, यदि हमारे पास में आइसोटॉप्स है, आइसोटॉप्स, और आइसोटॉप्स में यदि परसेंटेज एलिमेंट गिवन है, परसेंटेज एलिमेंट गिवन है, तो वो हमें बताता है परसेंटेज मोल को, या हम बोल सकते हैं वो किसके बारे में बताता है? मोल के बारे में। लेकिन यदि किसी कंपाउंड में यदि हमें परसेंटेज एलिमेंट गिवन है, परसेंटेज एलिमेंट गिवन है, तो वो हमें बताएगा परसेंटेज मास के बारे में। और परसेंटेज मास किसको बताएगा? मास को बताएगा। तो यहाँ देखो, एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में हमें एलिमेंट्स का परसेंटेज दिया हुआ है, तो ये परसेंटेज किसको बताएगा? मास को बताएगा। ये याद रखना बेटा, ये याद रखना। तो ये परसेंटेज किसको बताएगा? मास को बताएगा। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात किया है, एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो एटम्स का सिंपल्स रेशियो है, सिंपलेस्ट रेशियो है। और एटम हमें कब मिलेंगे? जब हमें मोल पता होगा। और मोल पता कैसे करेंगे? गिवन मास की हेल्प से हम मोल कैलकुलेट करेंगे। यदि हमें मोल पता चल जाए तो एटम्स पता चल सकता है। और लास्ट में हमने एक स्टेटमेंट और डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम और नंबर ऑफ एटम्स सेम ही बात है। अगर मोल्स पता चल जाए तो मोल्स का रेशियो ही रिप्रेजेंट करेगा किसको? एम्पेरिकल फॉर्मूला को। सिंपलेस्ट रेशियो एम्पेरिकल फॉर्मूला को, और एक्चुअल रेशियो किसको रिप्रेजेंट करेगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को। समझ में आई बेटा? तो यहाँ पर जो गिवन परसेंटेज है वो क्या है? मास है। तो यहाँ पर हम टेबल बना लेते हैं। ये कार्बन दिया हुआ है और एक हमने हाइड्रोजन ले लिया। तो कार्बन का मास जो है W, वो आ गया हमारे पास में 92.3।
और हाइड्रोजन का मास आ गया 7.7। अब जब मास पता है तो मोल निकालने पड़ेंगे, क्योंकि मोल्स का रेशियो ही तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला को या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को। तो देखो मोल निकालो, तो 92/3/12 है, 92.3/12 है, और ये हो गया 7.7/1। तो इसका भाग देंगे 12×7=84, तो ये आएगा 7.7, और ये भी कितना आएगा 7.7। अब देखो बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो आया है हमारे पास में 7.7 रेशियो 7.7। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो लेंगे तो वो क्या आएगा 1:1। और इस सिंपलेस्ट रेशियो से जो फॉर्मूला लिखा जाएगा वो होगा CH। तो हमें ये पता चल गया इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है, CH है। इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, CH है। ये जब CH एम्पेरिकल फॉर्मूला है तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या होगा, वो होगा कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1, और ये कितना हो गया 13। ये कितना हो गया 13। समझ में आई बात बेटा, समझ में आ रही है चीजें। देखो फिर से मैं बता देता हूँ, कंपाउंड में यदि परसेंटेज गिवन है तो वो मास को बताएगा, और मास से हमें मोल निकालने पड़ेंगे, क्योंकि एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो एलिमेंट्स होते हैं वो मोल्स के रेशियो में या तो या नंबर ऑफ एटम्स के रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमने मोल कैलकुलेट किया है। समझ गए बात को। अब देखो एम्पेरिकल फार्मूला मास इतना है, एम्पेरिकल फार्मूला ये है। तो अब देखो हमने दो फॉर्मूले लिखे थे पीछे, यदि मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है हमें तो क्या करना पड़ेगा, x इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, और यदि मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, x इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अब ध्यान देना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, ये रहा 78, ये रहा 78, तो ये आ गया 78। x हमें पता नहीं है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास ये रहा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 6। x का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया बेटा, x का वैल्यू कितना आ गया 6। अब देखो इस फॉर्मूले का यूज करके हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेंगे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास में, 6 इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, और एम्पेरिकल फार्मूला कितना है CH, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया हमारे पास में C6H6। तो हमसे यही तो पूछा हुआ है, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला तो क्या आ गया CH, और मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया हमारे पास में C6H6। तो समझ में आई बेटा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आया होगा। देखो बेटा, रफ कॉपी में पेन आपको घिसना ही पड़ेगा, अदरवाइज चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। और मैं दोबारा से रिपीट, ये छोटी छोटी चीजें दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें मोल्स का रेशियो लेना पड़ेगा, और मोल्स का रेशियो लेना पड़ेगा तो हमें मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। और मोल्स कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं, हम नंबर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम वेट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और वॉल्यूम से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ वाले केस में हमें मैक्सिमम केसेस में वेट दिया हुआ होगा, और किसी कंपाउंड में परसेंटेज दिया हुआ है तो वो उसके मास को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आई बात। तो देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप खुद भी ट्राई करना, तब जाके चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में हमने जो 2 फॉर्मूले लिखे थे, ये इन्हीं फॉर्मूले को हमने यूज किया है। यहाँ पर देखो इन्हीं फॉर्मूले को, इन दोनों को हमने यहाँ यूज किया है, एक तो ये रहा, एक ये रहा। समझ में आई, हाँ या ना, समझ में आया होगा बेटा। चले आगे। देखो किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, उसका समाधान जल्दी से जल्दी कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में किया हुआ है, एक कंपाउंड 40% कार्बन, 53.33% ऑक्सीजन एंड रिमेनिंग्स इज हाइड्रोजन, देन फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इफ मॉलिक्यूलर मास इज 180। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया आपको कि किसी भी कंपाउंड का परसेंटेज एलिमेंट गिवन है तो इसका मतलब वो उसका मास है। क्या है वो उसका मास है। और एम्पेरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमें मोल्स ही हैं, और मोल्स कैलकुलेट करेंगे किसकी हेल्प से, मास की हेल्प से। समझ गए बात को। क्योंकि हम जो एम्पेरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करते हैं तो हम मोल्स का रेशियो ही रिप्रेजेंट करते हैं, या नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो बेटा, हम बात करते हैं सबसे पहले कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हमें पता है परसेंटेज हमेशा 100 होता है, तो यहाँ देखो कार्बन 40% दिया हुआ है,
हाइड्रोजन हमें दिया हुआ नहीं है, ये कितना परसेंट दिया हुआ है, 53.33%। तो ये कितना हो जाएगा, 6.66। इन दोनों को जोड़ करके हम कितने में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज का सम कितना होना है, 100 होना है। तो 40 ये है, 53 वो है, तो बचा हुआ कौन हो गया, हाइड्रोजन, तो उसको 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये तो आ गया हमारे पास में इन तीनों का मास, क्योंकि परसेंटेज किसको रिप्रेजेंट करेगा, मास को। अब बात करते हैं इनके मोल की। तो 40/12, 6/6, 6/1, और ये आ गया 53.33 अपॉन ऑक्सीजन का 16 मोलर मास। तो ये आ गया हमारे पास में 3.33, यह आ गया 6.66, यह आ गया हमारे पास में 16×3 = 3.33। अब देखो इसका सिंपलेस्ट रेशियो लें, सिंपलेस्ट रेशियो तो कॉमन से काट दो, तो ये 3.33 से सब में भाग दे देता हूं, तो यहाँ तो आ गया 1, यहाँ आ गया 2 और यहाँ आ गया 1। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो सिंपल रेशियो आया है वो कितना आया है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सिंपल रेशियो है 1:2:1। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, CH2O, ये है एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास वो हो जाएगा कार्बन का 12, 12 और 2 14, 14 और 16 30। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन है, तो वही दोनों फॉर्मूले यूज करेंगे हम। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू x इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास गिवन है क्वेश्चन में 180, ये लो 180, x हमें पता नहीं है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना है 30, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 180/30 इज इक्वल टू 6, ये x का वैल्यू आ गया। जबकि हमसे तो क्या पूछा हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए अब दूसरा फॉर्मूला लगा लेंगे हम, तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू x इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो x का वैल्यू कितना है 6, एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है, ये रहा CH2O इंटू CH2O। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया हमारे पास में C6H12O6। इस प्रकार से हम किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स का यदि परसेंटेज गिवन है तो उसकी हेल्प से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एम्पेरिकल फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया है, तो मोटी मोटी बात यही है बेटा, यदि हमें परसेंटेज गिवन है तो वो मास गिवन है कंपाउंड में, और आइसोटोप्स में वो मोल परसेंट गिवन है। ठीक है, तो हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए या तो मोल्स का रेशियो चाहिए या नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो चाहिए, और वेट अगर गिवन है तो मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, हाँ या ना। तो हमने ये मोल्स ही कैलकुलेट किए हैं देखो, और उसका सिंपल रेशियो लेके एम्पेरिकल फॉर्मूला, फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लिया, और उन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर लिया। समझ में आई, हाँ या ना। कमेंट सेक्शन में मेंशन करना बेटा, समझ में नहीं आता है तो बार बार देखना इसको, ये थोड़ा सा टॉपिक ऐसा ही है, आप इसको बार बार देखोगे तो चीजें समझ में आएंगी। ठीक है ना, आगे चले। चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन ए कंपाउंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या बोला हुआ है, इन ए कंपाउंड 40% कार्बन प्रेजेंट है एंड रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स का रेशियो है 2:1। ठीक है, देन फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इफ मॉलिक्यूलर मास इज अप्रॉक्स 178। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है बेटा, इसको थोड़ा सा हम अलग तरीके से करेंगे। देखो सबसे पहले तो ये चेक करो कि हमारे पास में जो कंपाउंड है उसमें कौन कौन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इस कार्बन का दिया हुआ है हमें 40%, कार्बन का कितना दिया हुआ है 40% दिया हुआ है बेटा, समझ गए बात को। अब इन दोनों का कितना परसेंटेज होगा, इन दोनों का कितना होगा 60%, इन दोनों का परसेंटेज कितना होगा 60%। अब यहाँ पर हमें एक चीज और दी हुई है, इसका और इसका रेशियो दिया हुआ है एटम्स का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स का रेशियो है 2:1। तो हमारे पास में इसका फॉर्मूला हो जाएगा H2O, फॉर्मूला क्या हो गया H2O।
तो यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है 2:1 और उससे मॉलिक्यूल बन रहा है हमारे पास में H2O। तो 40, इसका कितना दिया हुआ है 60%, इसका कितना दिया हुआ है 60%। समझ गए बात को, हाँ या ना। अब इनके वेट हमें पता चल गए, कार्बन का 40% दिया हुआ है, H2O का 60% दिया हुआ है, तो कार्बन का वेट तो कितना हो गया 40 ग्राम हो गया, और H2O का कितना हो गया 60 हो गया। तो कार्बन और H2O ये दोनों हमें गिवन है, तो इसका वेट तो हो गया 40 ग्राम और इसका हो गया 60 ग्राम। तो दोनों का मोल निकालेंगे, तो मोल क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा हमारे पास में मोल 40/12 है, और इसका हो जाएगा अपने पास में 60/16 और 2 18, 18, हाँ या ना। तो देखो यहाँ से इसको करेंगे सोल्व, तो ये आ जाएगा 3.33, इसको भी 16×3 = 48, 3.33। तो सिंपलेस्ट रेशियो देखें, सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपल रेशियो, तो कार्बन और H2O का सिंपल रेशियो आ गया हमारे पास में 1:1। 3.33 और 3.33 डिवाइड कर दिया 3.33 से, तो सिंपल रेशियो आ गया 1:1। तो हमारे पास में एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला वो हो गया सिंपलेस्ट रेशियो के केस में CH2O। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हो जाएगा हमारे पास में कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, 12 और 2 14 और 16 30, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 14 और 16 ऑक्सीजन का 30 हो गया। अब वही अपने दोनों फॉर्मूले लगाने हैं बेटा। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 78 अप्रोक्स, और हमेशा ध्यान रखना जो x हमने कंसीडर किया है वो इंटीजर होगा, तो अप्रोक्स में आएगा तो उसको हम इंटीजर कंसीडर कर लेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू x इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास है 178 x और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना है 30। तो x का वैल्यू आ गया हमारे पास में 178/30, तो अप्रोक्स कितना आ गया बेटा ये 6। x का वैल्यू अप्रोक्स कितना है बेटा 6 आ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो वो सेकंड वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू x इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, और x का वैल्यू 6 है, एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2 है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, वो हो गया C6H12O6। तो सेम पिछले टाइप का ही क्वेश्चन है, मतलब सेम क्वेश्चन वही है, बस पूछने का तरीका अलग है। जो ग्लूकोज का पिछली बार वाला क्वेश्चन था सेम, देखो सेम क्वेश्चन है यही, लेकिन उसको अलग तरीके से पूछा हुआ है, अलग तरीके से पूछा है इसमें। समझ में आई बात। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा ये आपको समझ में आया होगा। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले जो परसेंटेज गिवन है उसको मास कंसीडर करते हुए क्या निकालना है, मोल निकालना है, और मोल्स का सिंपल रेशियो लेना है, और सिंपल रेशियो के साथ में उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करके और उन दोनों फॉर्मूलों का यूज करना है, एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला ये, इन दोनों का यूज करते हुए हम एम्पेरिकल फॉर्मूला भी निकाल लेंगे और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी, सॉरी मॉलिक्यूलर मास की हेल्प से x निकाल लेंगे और फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर लेंगे, हाँ या ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा ये आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। आप अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना, आप एक ट्रिक रहती है, वो क्या रहती है कि अगर 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो हम जब ऐसे ऐसे आ जाते हैं ना मोल्स, तो उस केस में अगर 2-3 प्रकार के नंबर हमारे पास में आ जाते हैं तो हम उसमें सबसे छोटा जो नंबर होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं बाकी सबको, फिर भी हमारे पास में फ्रैक्शन में कोई वैल्यू आ जाती है तो हम उसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि उस फ्रैक्शन वाले को वो क्या कर देता है इंटीजर में कन्वर्ट कर दे। ये एक स्टेप है बेटा जो हम कोशिश करेंगे कि कवर करें, या क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे तब देखेंगे कि जब भी हमें ऐसा मोल्स का रेशियो फ्रैक्शन में आ जाए 3 या 2 या 3-4 प्रकार का, तो जो सबसे छोटा नंबर है उससे सबको डिवाइड कर देंगे, और फिर भी डिवाइड करने पर भी फ्रैक्शन में आ जाए, एक नंबर फ्रैक्शन में आएगा, तो हमें उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दे। समझ में आई बात। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा ये आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी देखो एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं अपन। ये तो स्लाइड खाली करनी पड़ेगी बेटा अपने को।
एक सेकेंड। लास्ट में ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, अभी हमने एक स्लाइड खाली की है ना। तो उसमें हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, पहला पॉइंट आपको बोल के बता रहा हूँ बेटा। क्या एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकता है? पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट, क्या एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकता है? तो पहला पॉइंट है, नोट लगा के पहले पॉइंट लिख रहे हैं हम। एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन बी सेम। तो बेटा ये तो हो ही सकता है, जैसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके, तो जैसे H2O है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है? 2:1। तो क्या इससे सिंपल रेशियो हो सकता है क्या? इससे सिंपल रेशियो हो सकता है? नहीं। तो यही तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और यही इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। ऐसे ही यदि हम बात करें NH3, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना है? 1:3। क्या इससे सिंपल हो सकता है? नहीं। तो यही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और यही इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो सकता है? सेम हो सकता है। सेकंड पॉइंट हम लिखें, सेकंड पॉइंट है हमारे पास में, क्या किन्हीं भी दो कंपाउंड्स का एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है? ऐसे बोले हम, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ टू कंपाउंड्स कैन बी सेम। क्या दो कंपाउंड्स का एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है? हाँ या ना? तो देखो बेटा, हम कोशिश करते हैं समझने की। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में है C6H12O6, C6H12O6, ठीक है। यदि मैं इसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखूं, 6:12:6 है। सिंपल रेशियो क्या होगा? 1:6 से डिवाइड कर दिया तो 1:2:1। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH2। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया? CH2। ऐसे ही यदि मैं दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर करूं, दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास में CH3COOH। इसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखें तो कार्बन कितना है? 1 और 1 2। हाइड्रोजन कितने? 3 और 1 4। ऑक्सीजन कितने? 1 और 1 2। तो सिंपल रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2:1। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH2। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH2। तो बेटा ध्यान देना, यहाँ पर किन्हीं भी दो कंपाउंड्स का एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है और एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो सकता है। समझ में आई बात? तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बेटा ये आपको समझ में आया होगा। ये पॉइंट जरूर इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि किन्हीं भी दो कंपाउंड्स का एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है क्या। तो ये एग्जाम्पल भी याद रखना है, ग्लूकोज और एसिटिक एसिड, ठीक है। इन दोनों का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? सेम। समझ में आया बेटा? मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये जो लेक्चर है थोड़ा सा टिपिकल रहा होगा, टेक्निकल रहा होगा, लेकिन आप इसको बार बार देखोगे तो ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर भी आपको कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, उस समस्या को दूर कर दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। आपको रफ कॉपी में पेन चलाना ही पड़ेगा, खुद को क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे, तब जाकर के ये चीज़ें क्लियर होंगी। समझ में आई बात? हाँ। तो इनको दोबारा से आप लोग जब भी पढ़ने बैठो या जब भी आपको टाइम मिले तो एक बार दोबारा से कोशिश करना बेटा, और इन बिना देखे करने की कोशिश करना। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को फिर से दोबारा देखना, चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। समझ में आई बात? तो ये देखते रहो बेटा, इनका फ़ायदा लेते रहो। अब तो ऐसे तो है नहीं कि क्लासरूम है तो लेक्चर छूट गया तो पता ही नहीं क्या बोला था सर ने। अब तो आपके पास में अवेलेबल है, बार बार देखो इसको। नई चीज़ें समझ में आती है तो बार बार देखो, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो बस यही है, जब भी कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो बार बार देखो, ठीक है। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक था एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये एक वैसे तो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में भी अच्छे से आया होगा। इन क्वेश्चंस को बार बार करना बेटा।
और जैसे कि आपको पता है, ये हमारे जो भी लेक्चर सीरीज है, जितने भी लेक्चर हैं वो सारे के सारे कहाँ होंगे, यूट्यूब चैनल जो हमारा रूबीडियम है उस पे जाएंगे। तो आप तो फ़ायदा उठाइए ही, और अपने दोस्तों को और बताइए। आप तो इस लेक्चर्स का फ़ायदा उठाइए, अपने दोस्तों को और बताइए बेटा। अगर आप मोटिवेट नहीं करेंगे तो फिर बाद में कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, है ना। बहुत बिजी शेड्यूल में से मैंने आपके लिए टाइम निकाला है, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर ये एम्पेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला यहीं ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डेंसिटी की बात करेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में डेंसिटी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा। थैंक यू, धन्यवाद।